नमस्कार, मैं हूँ आलोक मोहन नायक और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का चूं-चूं की गप्पों में। आज हम इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का जो ये विशेष कार्यक्रम है, जो विशेष विषय है, हम जब भी चर्चा करते हैं तो हम किसी घटना विशेष पर या व्यक्ति विशेष पर नहीं करते। हम समाज की एक ओवरऑल विषय पे चर्चा करते हैं। तो इस चर्चा का संबंध किसी एक व्यक्तिगत घटना या किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं है। हमारे पिछले कुछ दिनों से लगातार आप अखबार में देख रहे होंगे, खबरों में एक बात आ रही है। अभी पिछले दिनों जो एक घटना जो भोपाल में घटी उसने इस तरह की खबरों को फिर से लाइमलाइट में ला दिया, प्रभाव में ला दिया कि कुछ लोगों ने कुछ दरिंदे कहें या वहशी कहें, कुछ भी कहें, तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि युवा एक पॉजिटिव वर्ड है। उन लोगों ने कुछ लड़कियों को मिसगाइड किया, उनके साथ सेक्स किया, उनके वीडियोस बना लिए, फिर धमकी देकर उनको ब्लैकमेल किया। इस तरह की घटनाएं समाज में अलग-अलग तरह से आ रही हैं। एक हफ्ते पहले मैंने एक शो किया था जिसमें था कि लोग शादी तय होने के बीच और शादी होने तक के बीच में कई बार जो लोग रिलेशंस बना लेते हैं, उनके वीडियोस बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और फिर कई बार शादी को मना कर देते हैं। तो इस पे हमने शो किया था कि उसमें भी बहुत सारी लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। तो इस तरह की अलग-अलग घटनाएँ देश में अलग-अलग हिस्सों से हम लोग लगातार सुन रहे हैं। तो ये जो पूरी जब से वीडियो कैमरे में फ़ोन में कैमरे आने लगे, जब से इस तरह की घटनाएँ वो ज़्यादा होने लगी। तो इस पूरी घटनाओं में क्या कौन लोग ज़िम्मेवार हैं? कैसे इसको बचा जा सकता है? कैसे आप अपने परिवार को बचा सकते हैं? इसमें किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और इस तरह की घटनाओं से हमें क्या पता चलता है? तो इस बारे में तो हमारे साथ जानकारी के लिए आप लोगों से जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं उसमें आशीष जी भोपाल से हैं। आप संपादक हैं और करीब 30 साल से आप जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ नीरज जी हैं जो आप जाने-माने समाजशास्त्री हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ राहुल भाई जी हैं जो आप जाने-माने साइकोलॉजिस्ट हैं और मनोविज्ञान पे बात करेंगे। हमारे साथ अपर्णा भट्ट मैम हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। और मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उन्होंने परिचय कराते हुए जब मुझे मैडम का नंबर दिया तो उन्होंने कहा कि वो एक अच्छी वकील तो है ही हैं, साथ में अपने शूज़ को लेके फाइटर भी हैं वो, अपने शूज़ को लेके फाइट भी करती हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कहीं फीमेल्स को परेशान किया जा रहा है, बच्चों को परेशान किया जा रहा है, तो मैडम उसको जाति तौर पे फाइट करती हैं, व्यक्तिगत रूप से फाइट करती हैं और आप एक बहुत जानी-मानी सिंसियर लॉयर हैं अपर्णा जी। और आपका एक और विशेषता है कि ऑनलाइन क्राइम और जो ये नई तरह की जो एक शिगूफा आया है, जो एक परेशानी आई है समाज में, उसकी भी आप एक्सपर्ट हैं। तो आप सब लोगों से बात करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ आशीष जी से, क्योंकि आशीष जी संपादक हैं, पत्रकार हैं, आप 360 देखते हैं समाज को। आशीष जी, इस पूरी घटना को आप अगर रहने भी दें, तो इस पूरे विषय पे हम आपसे बात करना चाहेंगे, जो पूरे देश में चीज़ चल रही है, धोखा देना, अंतरंग संबंध बनाना, उसका वीडियो बनाना, फिर उसको ब्लैकमेल करना। इस पूरी घटना को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये घटना जो है समाज जिस तरह से बढ़ रहा है, हमने पहले भी इस विषय में कई बार चर्चा की है, जिस तरह से उसके विचार खुलते चले जा रहे हैं और उनसे कहीं न कहीं जो वो सीमाएँ लाँघ रहे हैं लोग, उससे ये सारी विसंगतियाँ पैदा हो रही हैं। लव जिहाद जैसा मामला जो है देश भर में है, भोपाल में है और सब जगह चर्चित है। इसको लेकर कई राज्यों ने कानून बना लिए, सब कुछ कर लिया है, लेकिन मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से या जिस तरह हम लोग देखते हैं, ये मानते हैं कि सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जो बच्चे हैं अपने, उनको सिर्फ़ इतना भर समझाना, इतना समझने का नज़रिया देना कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब वो इन चीज़ों फ़र्क करना समझ जाएँगे, तो बहुत सी चीज़ें अपने आप हल होंगी। तो ये दोनों पक्षों पे लागू होती है, लेकिन ख़ास तौर पर ये बच्चियों पे ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि जब वो एक चाहे कुछ भी कह लें, परंपरागत माहौल है आम भारतीय हर घर में, जब वो घर से बाहर निकलती हैं, जब एक नई दुनिया देखती हैं, नया एक सब चीज़ें सामने आती हैं, तो कई बार इस तरह की स्थितियाँ होती हैं और फिर ये जो सोशल मीडिया क्रांति, ये तो है ही सब चीज़ें। तो इससे आशीष जी, चीज़ों में आपको लगता है कि बेहतरी जो और आज के माता-पिता हैं या टीचर हैं या माता-पिता हैं, उनको अपने बच्चों से ज़्यादा खुल के बहुत सारे विषयों पे बात करना चाहिए, एक दोस्ताना बात करनी चाहिए ताकि अगर वो कभी कोई परेशानी में फँसे तो माता-पिता को बता सकें? नहीं, निश्चित तौर पर ये तो बिल्कुल होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हमारा समाज परंपराओं और एक मान्यताओं से चलता है, तो थोड़ी-सी गुंजाइश कहीं न कहीं कम हो जाती है कि बहुत ज़्यादा दोस्ताना माहौल हो पाए। बावजूद अच्छे-बुरे की समझ घर से ही मिल सकती है और कहीं से नहीं। तो ये जो मुद्दा है, इसमें सिर्फ़ यही एक चीज़ें सामने आती हैं कि जो इसका सामाजिक पहलू है, बहुत मजबूत होना चाहिए। लोगों को एक-दूसरे पे निगाह रखना चाहिए। पहले आप देखिए कि पहले समाज में एक समाजदारी या मोहल्लेदारी होती थी।
लोग एक दूसरे को नजर रखते थे, एक दूसरे का अच्छा बुरा देखने समझने की कोशिश और समझाते थे। अब ये स्थितियां नहीं। तो ये चीज बड़ी फर्क होती है। अब हम इसकी सियासी या धार्मिक या किसी और पहलू पे जाएंगे तो अंतहीन चीजें हैं, उसमें बहस के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर इस बेसिक चीज से आगे बढ़ते हैं लोग, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कोई अंकुश बैन हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि जिनके साथ ये घटनाएं पेश आती हैं, अक्सर देखा जाता है कि बहुत लंबे समय बाद शिकायत होती है उन चीजों की। तो या तो शिकायत लेने वाले शिकायत को अटेंड नहीं कर रहे हैं, या शिकायत करने वाले देर कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज गलत हुई है तो उसको भांपने की का नजरिया पैदा हो। और दूसरा, यदि गलत पहली बार में ही हुआ है तो उसको पहली बार में ही शिकायत हो, ना कि 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल बाद। तो ये चीजें घर से और समाज से यदि समझते हो, उसकी पहरेदारी में चलेंगी, तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की जो जिहाद है, कई तरह के जिहाद है, ये सब अपने आप जो है इस पर अंकुश आशीष जी, लगेगा। जब हमारे साथ अपर्णा मैडम है, उनसे बहुत सारे सवाल जब हम पूछेंगे, आप दो लोगों के विचार और करके, तो शिकायत भी हम उनसे पूछेंगे कि लोग शिकायत करने में देरी क्यों करते हैं। नीरज जी, जो समाज में जो चीजें घट रही हैं, जिससे समाज का पता चलता है कि समाज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपका समाज बीमार हो रहा है, परेशान हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप समाज में? नीरज जी, आपका माइक बंद है नीरज जी। जी। आपके समाज बीमार हो रहा है नीरज जी? कहीं सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? किस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? समाज बीमार हो रहा है क्योंकि सामाजिक संस्थाओं पे चोट हो रही है, सामाजिक संस्थाएं कमजोर पड़ रही हैं। सामाजिक संस्थाएं हैं हमारा पड़ोस, हमारी स्कूल, हमारा परिवार, विवाह संस्था, ये सभी संस्थाएं हैं जो समाज और सामाजिक संरचना को बनाती हैं। लेकिन ये सब कमजोर हो रही हैं। जिस तीव्र गति से शहरीकरण, आधुनिकीकरण हो रहा है, उसमें सांस्कृतिक संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है, जिसको हम कल्चरल लैग कहते हैं। जिसमें तकनीकी परिवर्तन तो तेजी से हो रहा है, लेकिन जो परंपरागत परिवर्तन या जो संस्थाएं हैं वो उसको स्वीकार करने में अपना समय लेती हैं, जिससे एक सांस्कृतिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है। और जो आज का युवा वर्ग है, ये घटनाएं ज्यादातर युवा या किशोरों के साथ हो रही हैं। तो उनमें जो परिवर्तन, उनमें भी निश्चित रूप से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, सभी सामाजिक सभी परिवर्तन हो रहे हैं। तो वो परिवर्तन के साथ आत्मसात नहीं हो पा रहा, कोई ऐसा माहौल हम सही एक स्थिति में नहीं दे पा रहे हैं उनको कि वो उन परिवर्तनों को आत्मसात करके उसको आगे ले जाए किस तरीके से, और भावनात्मक परिपक्वता भी उनको दी जाए। जो मूल्य है, जो मूल्य हम परिवारों और संस्थाओं के माध्यम से देते थे, वो कहीं ना कहीं छूट गए हैं आज, जिसकी वजह से वो मूल्य न मिलने की वजह से जो संवेदनशीलता है, जो गंभीरता है, और वो स्वायत्तता बढ़ती जा रही है, क्योंकि समाज का या संस्थाओं का नियंत्रण कम होता जा रहा है व्यक्तियों से, और सामाजिक प्राणी बने हुए हैं, तो वो स्वच्छंद होते जा रहे हैं और स्वेच्छाचारिता उनको गलत दिशा में ले जा रही है। जी उसमें नीरज जी, सोशल मीडिया। हमारे साथ अपर्णा मैडम है, एक सीनियर एडवोकेट हैं, ऑनलाइन जो इस तरह की परेशानियां होती हैं, क्राइम होते हैं, उनकी एक्सपर्ट हैं, और एक फीमेल भी हैं। तो हम आपसे एक की वजह तीन तीन सवाल पूछेंगे क्योंकि आपके पास तीन चीज। तो पहले एज अ फीमेल, एज अ महिला होने के नाते मेरा पहला सवाल है आपसे, मैडम, जिस व्यक्ति से अगर समाज में आप दोस्ती कर रही हैं, वही आपके एक्सप्लॉइटेशन की वजह बन रहा है, वही आपके वीडियोस बना रहा है अंतरंग संबंधों के, तो इससे समाज में महिलाएं को क्या वो असुरक्षित हो रही हैं? क्या एक अविश्वास पैदा होगा? पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे, फिर इसका लीगल एस्पेक्ट्स और जो ऑनलाइन है वो बाद में समझना चाहेंगे। तो इससे जो एक अविश्वास हो रहा, तो इससे समाज पे क्या असर आप देखती हैं? जी। एक्चुअली मैं आपको ऐसे, आपका जो सवाल है तो मुझे एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि मैडम, ऑब्वियसली मैंने किसी के सवाल साथ इसलिए भी। पूछा क्योंकि एक घटना घटी कि लोगों ने पहले महिलाओं से दोस्ती की, फिर उनके वीडियोस बनाए और फिर उनको ब्लैकमेल किया। जी मैम। अच्छा, या मैं उसका ये जवाब दूंगी कि अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, अभी मेरे पास सामने स्टेटिस्टिक नहीं है, अगर आप देखेंगे ज्यादातर सेक्सुअल अत्याचार जो होता है, सेक्सुअल वायलेंस जो होता है, वो जान पहचान में ही होती है, जी। नोन पर्सन में होती है। ये नई बात नहीं है, ये स्टेटिस्टिक्स से बहुत साल से हो रहा है। कोई दोस्त या रिलेटिव या बॉयफ्रेंड, जो अपने आप को जो बॉयफ्रेंड कह रहा है, बॉयफ्रेंड का दोस्त, भाई का दोस्त या नेबर, यही मतलब ज्यादातर सेक्सुअल असॉल्ट इन्हीं से होता है हमेशा। और दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि वे क्या वो ट्रस्ट का एक, जो आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर विश्वास चला जाता है, वो तो ऑब्वियसली विश्वास तो चला जाएगा ही, बिकॉज एक विश्वास के साथ उन्होंने रिश्ता किया था, और विश्वास के साथ ही उन्होंने जो भी संबंध रखा था, विश्वास के साथ ही किया था ना। तो ऑब्वियसली वो विश्वास तो टूट ही जाता है, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन
मैं इस चर्चा को थोड़ा और आगे लेना चाहती हूँ, क्योंकि एक जो सवाल है ना, ये सिर्फ महिला का समस्या नहीं है, ये हम हमारी पूरे समाज की है, क्योंकि वो महिला जिसके साथ अत्याचार हुआ है, वो मेरी बहन, आपकी बहन, आप हमारी घर के कोई बच्ची हो सकती है, और तो जिम्मेदारी हमारी भी है। एंड दूसरी बात, जो लड़के अगर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी हमारी ऊपर ही है। लड़के को हमने किस तरह से परवरिश किया, उनको हमने वैल्यूज क्या सिखाया, ऑल दीज थिंग्स इस इश्यू में आता है। और मैं अब एक चीज मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने लड़कियों को बहुत समझाया है, लड़कियों को हम समझाते रहते हैं नॉन स्टॉप घर में, लेकिन लड़कों को कोई समझाते नहीं है। मेन प्रॉब्लम तो ये है, क्योंकि क्या हुआ, लड़कियां समझ गई और आगे आ गई, पढ़ती भी है। उसको कुछ लड़कियों को कुछ थोड़ा बहुत हमने इंडिपेंडेंस भी दिया है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, हम उनको बाहर भी जाने देते हैं। लेकिन हमने लड़के को नहीं तैयार किया, तो लड़के तो वही के वह रह गए। उनको उनका उनका सोच लड़कियों के बारे में अभी भी ऐसे ही है जो पहले था। उनको अभी भी लगता है कि लड़कियों को इज्जत करना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली जो मिसमैच है सोच में, उसके ऊपर एक प्रॉब्लम आ रही है, और लड़कों को लगता है कि हम ये लड़कियों के साथ कर सकते हैं, तभी करते हैं। अगर किसी को लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे ये चीज, और हम छूट नहीं पाएंगे इस चीज से, फिर वो शायद 10 बार सोचते होंगे ये ऐसे अत्याचार करने में। और ये मेरा पहला रिस्पॉन्स है। और अब दूसरा, दूसरा मैं कानून। लीगल वाला आपसे पूछना चाहता हूं जी। कि इसमें जो लीगल जो सजाएं हैं, आप उसको एक वकील के रूप में क्या देखते हैं? क्या इन सजाओं में देरी होती है, उसकी वजह से इस तरह के क्राइम्स आ रहे हैं, या कोई डेफिनेट वो नहीं है कि जैसे एक छोटी सी बात है, कोई कहे कि इनने हमसे शादी का वादा किया, ब्लैकमेल किया, हमारा वीडियो बना लिया, उनने मना कर रहे हैं। इस तरह के केसेस हम लोग रोज समाज में देखते हैं। या जो अभी जो केस जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को उनके अंतरंगता की वीडियोज बनाया, फिर ब्लैकमेल किया। तो इनमें जो जैसे आशीष जी ने पत्रकार है, उन्होंने बात को कहा है कि शिकायत में लोग देरी करते हैं, जो महिलाएं हैं शिकायतों में देरी करती हैं, डरी हुई रहती हैं। क्या वो एक वजह है, या लीगल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है ताकि इन लोगों को सजा कम होती है, या उसमें बहुत समय लगता है? जैसे जो एक अजमेर का एक केस हुआ था, उसमें 26 साल बाद लोगों को सजाएं हुई। तो इस लीगल के एस्पेक्ट्स में हम आपसे समझना चाहेंगे कि एक तो सजा, क्या एक नॉर्मल सजा इन लोगों को भी होती है जो एक ग्रुप रेप करते हैं, इतना लंबा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं? दूसरा, इसमें देरी क्यों होती है? जी मैम। तो जो गैंग रेप है, अगर जो एक आदमी से ज्यादा लोग मिलके अगर जो अत्याचार करते हैं, तो ऑब्वियसली गैंग रेप है, वो तो बहुत ही हीनस ऑफेंस माना जाता है, और उसका सजा भी काफी है। ऐसा नहीं कि उसका सजा कम है। और अगर वीडियो बनाया, वो एक अलग सजा है। अब वो आईटी एक्ट के अंदर आता है, सर्कुलेट करना अलग सजा है। तो वो दो सजे हो गए। एक तो असॉल्ट किया, सेक्सुअल असॉल्ट, जो भी एक बहुत ही ग्रीवस, मतलब बहुत ही सीरियस क्राइम है। और दूसरा सर्कुलेट करना, उस वीडियो को रिकॉर्ड कर सर्कुलेट करना, वो भी एक बहुत सीरियस क्राइम है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हमारा जो, जब लड़की जाती है कंप्लेंट दर्ज करने, एक तो उससे पहले एक चीज हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि लड़कियां को यही हम सिखाते हैं कि ये जो हमारी, जो तुम्हारी जो सेक्सुअल प्राइवेसी वाली जो बात है ना, वो हमको लगता है कि इतने हमने पेडिस्टल में उसको रख दिया, और हमको लगता है कि लड़कियों इतने स्टिग्मेटाइज कर लिया हम लोगों ने, इसमें हम सारे शामिल हैं। इसकी वजह से लड़की बाहर आके बोलना नहीं चाहती। और क्योंकि घर में भी यही होता है, अगर कोई लड़की मान लो किसी के शेयर भी किया, सबसे बड़ा पहले हम दोष उसी को डालेंगे, पूछेंगे कि तुम गई क्यों थी, तुमको क्यों बताया क्यों नहीं। तो उनसे हम लोग काफी सवाल पूछते हैं। और ऑब्वियसली अगर जो वो सवाल की डर से, और उसको उनको लड़कियों को लगता है कि शायद हमको घर से सपोर्ट ना मिलेगा, इसकी वजह से वो बहुत बार वो कंप्लेन नहीं करती। वो कंप्लेन तभी करती है, या आपने कहा था अनफॉर्चुनेटली कुछ लड़कियों ने वेरी अनफॉर्चुनेटली सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसको लगा होगा कि मेरे लिए और कोई सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं। तो सबसे पहले हमको लड़कियों को, हमारी अपनी परिवार में लड़कियों को, वी हैव टू अश्योर देम, अगर आपके साथ ऐसा कोई गलत होता है, हम आपके साथ हैं, और ये आपका नहीं दोष है। और आजकल प्री मैरिटल सेक्स और यंग लोगों के बीच में जो सेक्सुअल कंसेंटली विद कंसेंट सेक्सुअल सेक्स हो रहा है, वो कोई नई बात नहीं है, काफी लोग उसमें इंडल्ज करते हैं। मुझे, अगर वो अडल्ट है और दोनों सहमत है, having an intercourse whatever way you want is not illegal, वो कर सकते हैं। what is illegal is उसके ऊपर अत्याचार करना, अपनी दोस्तों को लेके उसके ऊपर अत्याचार करना, उसको रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करके सर्कुलेट करना। जो भी व्यक्ति इसने किया है, उसने एक क्राइम कमिट किया है। लड़कियों को ये समझाना बहुत जरूरी है। और जब हम लोग कंप्लेन करते हैं, ये मैंने देखा था, ये क्योंकि ये बात चल रही है, मैं बता दूंगी, ये
सर्कुलेशन ऑफ जिसको हम बोलते हैं रेप एंड गैंग रेप मटेरियल, जिसके बारे में जो बात अभी हम कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत साल से चल रही है। और इसको लेके एक संस्था प्रज्वला, एक संस्था है हैदराबाद में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दाखिल की थी और पिटिशन काफी साल 8 साल तक चली। उसके बिकॉज ऑफ दैट एक रिपोर्टिंग पोर्टल बना है जिसका है cybercrime.gov.in। जो सरकार का जो पोर्टल बना है रिपोर्टिंग का, वो इसी केस के आधार पे बनी थी। वो भी ऐसे ही था, वो वीडियो सर्कुलेट कर रहे थे, उसके आधार पे बनी थी। अनफॉर्चुनेटली मैम हम समय कम है, मैं आपसे Sure. छोटे छोटे कुछ ज्यादा सवाल पूछना चाहता हूँ, जी समय जी कम है थोड़ा। मैम पहली बात, अगर कंसर्स होके किसी लड़की ने रिलेशन बनाए हैं, लेकिन बाद में जिससे बनाए हैं उसने वीडियो बना लिया और सर्कुलेट करने का वो धमकी देता है, तो क्या इसकी कंप्लेंट हो सकती है? हो सकती है ना, जरूर हो सकती है, क्योंकि उसने कंसेंट दिया है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। वीडियो सर्कुलेट के लिए उसने कंसेंट नहीं दिया है। अगर वो गैर कंसेंट से किसी ने वीडियो सर्कुलेट किया है, वो एक अलग ऑफेंस है, तो उसका कंप्लेंट हो सकता है। ये एक साइबर कंप्लेंट है, आईटी एक्ट के अंदर एक ऑफेंस है। इसकी कंप्लेंट वो पुलिस स्टेशन में कर सकती है या ऑनलाइन भी कर सकती है, अनोनिमसली भी कर सकती है। ये मैंने कहा था cybercrime.gov.in एक ऐसे एक पोर्टल है जहाँ पे एक व्यक्ति अनोनिमसली भी कंप्लेंट कर सकती है। लेकिन उसका नतीजा क्या होगा, उसका मतलब रिस्पॉन्स समय क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, कन्विक्शन हो नहीं रहा, होता है नहीं होता है, उसके बारे में ऑनेस्टली हमको थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इतना अच्छा है जितना होना चाहिए। तो मैम हो एक बात सकता और है। जानना चाहेंगे कि जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो पुलिस वालों से रोज शाम को पूछते हैं आज क्या क्या केस थाने में आए, और वो फिर रिपोर्ट करते हैं। मैडम क्या ऐसा कोई है कि जैसे फीमेल के साथ कुछ ऐसा हुआ है और वो चुपचाप किसी को ये बात बताना चाहे कि हमारे हमारे किसी दोस्त ने, हमारे किसी जानने वाले ने मैं वीडियो बना लिया है, रिकॉर्डिंग कर ली है, वो धमकी दे रहा है, और वो सीक्रेटली डील किया जाए और समाज में ना आए, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? मैंने कहा ना, वो cybercrime.gov.in में आप लोग अनोनिमसली भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वो एक पोर्टल है, वो आप अपने नाम देना नहीं चाहते तो ना दे, रिपोर्ट दीजिए पूरा, और वो जो वीडियो जो सर्कुलेट हो रहा है उसको अपलोड करेंगे और बता भी सकते हैं। यू कैन टेल देम आल्सो कि ये कौन से पोर्टल में ये सर्कुलेट हो रहा है। अगर मान लो व्हाट्सएप में हो रहा है, व्हाट्सएप को वो बोल सकते हैं कि, और पुलिस की पावर है कि व्हाट्सएप के मेटा जो कंपनी जो व्हाट्सएप चलाती है, उनको जाके बोले कि ये आपकी पोर्टल में ये सर्कुलेट हो रहा है और उसको आप सर्कुलेशन का बंद करें, तो टेक डाउन जिसको बोलते हैं। मैम सिर्फ और धमकी भी की शिकायत हो सकती है क्या, कि उनको या धमका रहा धमकी है की कि मैं अलग वीडियो शिकायत सब? होगी। धमकी की हमारी अभी बीएनएस में अलग से शिकायत होगी, उसकी पहले पिनल कोड थी, अब भारतीय न्याय संहिता आई है, तो इसमें अलग अलग ऑफेंसेस है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सपोर्ट सिस्टम जो हमें चाहिए ये सब करने के लिए, वो नहीं है। अगर एक जैसे आप मुझसे सवाल इतने पूछ रहे हैं और आप तो एक जर्नलिस्ट है, आपको सारी जानकारी है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं इसका, और आप ये समझो कि कोई लड़की और ये लड़की के परिवार who are going through this, वो किसके पास जाएंगे? ऐसे बहुत कम सर्विसेज अवेलेबल है जहाँ पे हम लोगों को बोल सकते हैं कि आपके पास ये सब ऑप्शंस है और आप चुप ना बैठे, आपके पास पूरा सरकार आपका साथ खड़ा रहेगा और आप कंप्लेन कर सकते हैं और सजा दिलवा सकते हैं। ये बोलने के लिए हमारे पास एक्चुअली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है नहीं, बहुत ही कम संस्था है। और महिला आयोग जैसे जगह जहाँ जहाँ पे होना चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली इसमें प्रोएक्टिव नहीं है। तो अगर लड़की कंप्लेन करना नहीं चाहती है, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि पुलिस स्टेशन में भागना तो उसी को पड़ेगा ना। तो ये हमारा जो सिस्टम है पुलिस कंप्लेन करने का, आई थिंक वो थोड़ा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, खास करके ऐसे हम क्राइम्स में। आखिरी में एक छोटा सा सवाल और फिर मैं अगले पार्टिसिपेंट के पास जाऊंगा कि अगर हम चाहें कि मेरे मदर फादर कोई पता ना चले, मैंने कुछ गलती की है, उसकी शिकायत मैं चुपचाप कर दूं, मेरे पास वीडियो नहीं है, सिर्फ मेरे पास एक धमकी है कि मेरा एक व्यक्ति मुझको धमकी दे रहा है, और बिना किसी को पता करे, मेरे समाज को, मदर फादर को, दोस्तों को, किसी को पता ना चले, तो ऐसा कोई प्रोसेस है क्या? कंप्लेन आप अगर आप खुद जाके कंप्लेन करेंगे तो कंप्लेन तो करेंगे आप, वहां पे बोलने की जरूरत ही नहीं है किसको खबर क्या हो गया। लेकिन एक बात जरूर है कि कंप्लेन करने के बाद पुलिस से आई मीन पुलिस से एक सेंसिटिविटी हमने मांगा भी है, होती भी है कि हमारे घर ना आए, यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए, हमसे अलग से मिले। ये सारी कोर्ट कोर्ट से कानून में लिखा हुआ है, कितने पालन होता है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि ये बात जरूर है कि जहाँ पे भी ऐसे कंप्लेन हो जाता है, उसके बारे में चर्चा बहुत होती है। सब जानना चाहते हैं कि लड़की कौन है, कोई जानना नहीं चाहता किसने किया है और उसका क्या है, वो कहाँ रहता है, उसकी बैकग्राउंड कोई जानना नहीं चाहता, सब जानना चाहते हैं कि लड़की कौन है। आई थिंक दैट जी मैम। होल नैरेटिव हमारा बदलना चाहिए, तभी जी शायद मैम। लड़कियों को थोड़ा हिम्मत मिलेगी टू कंप्लेन।
ठीक है। हमारे साथ राहुल भाई जी है। राहुल भाई जी, आपसे मैं बहुत कठिन सवाल पूछ रहा हूँ। जिस महिला के साथ, जिस लड़की के साथ एक बार हो जाता है, वो बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन जिसके साथ एक कंटिन्यूअसली हो रहा है, उसको लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो लोग कैसे उभरे इस परेशानी से? तो मानसिक रूप से परेशान, नरक हो जाती है उनकी जिंदगी। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में आप किस तरह से उनको जिंदगी देखते हैं, पहला सवाल। तो दूसरा मैं एक साथ पूछ लेता हूँ, समय कम होने की वजह से, वो कहाँ से साहस जुटाएं बाहर निकलने का, आत्मविश्वास कहाँ से पैदा करें? जी। आलोक जी, अभी हमारे दोनों साथियों ने और तीनों लोगों ने जो बात रखी है यहाँ पर, बड़ी ही बेचैन कर देने वाली बात है कि हमारे जो समाज के अंदर सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, और उस डिस्पैरिटी की वजह से जो व्यवहार हमारा तैयार हो रहा है समाज में हर एक मनुष्य का, और समाज में कंट्रोल, नियंत्रण खत्म हो रहा है लोगों का। और एक तरह से देखा जाए तो पितृसत्तात्मक समाज जो है वो बहुत उभर के सामने आ रहा है, और उसके दुष्प्रभाव हमको देखने मिल रहे हैं इस रूप में। एक बात, दूसरी बात यह है कि एजुकेशन का प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जहां पर हमारे को उस डिस्पैरिटी में एजुकेशन के अंदर के जो कंटेंट है वो भी हमारे पास बहुत सुलझे हुए नहीं है। तो तुमने जो सवाल खड़ा किया है कि कैसे उससे उभरे, तो सवाल इसमें उभरने का तो बनता ही नहीं है, क्योंकि उभरना बहुत ही एक मुश्किल बात है, क्योंकि घटनाएं घट चुकी हैं। और उसे, उस बात को असहज मानते हुए लेकिन उसको स्वीकार करना ही उसकी एक जिंदगानी का एक रास्ता बनता है। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें अपनी भूमिका निभाता है, जो उसको एक लेवल पर रिस्पेक्ट, उसका जो रिस्पेक्ट लॉस होता है उसको मेंटेन करने में मदद करे। पर आमतौर पे ये देखा जा रहा है कि महिलाओं के प्रति या लड़कियों के प्रति जो दुराभाव पितृसत्तात्मक समाज का है, वो व्यवहार आमतौर पे नेग्लिजेंस का है। लड़कियों के प्रति बहुत ही नेग्लिजेंस है। उनके किसी भी मामले को लेकर के जब बात आती है तो वो लड़की को ही दोषी ठहराते हैं। ये जो जागरूकता का सवाल बनता है बहुत बड़ा, ये हमको बहुत मनोवैज्ञानिक स्तर पर काउंसलिंग के जरिए हर लेवल पर हमको डील करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा व्यवस्था में सुधार। चलिए सेक्स नीरज को जी से इस लेकर बारे में पूछते। नीरज जी, जो राहुल भाई जी एक इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि आप सारा दोष लड़कियों महिलाओं पे ही आ जाता है, इस वजह से भी वो बहुत सारा दोष या गलतियां बेचारी चुपचाप सहन करती रहती हैं, एक्सप्लॉइटेशन। तो इसमें क्या किया जा सकता है कि लड़कियां कॉन्फिडेंट फील करें समाज में? देखिए, बिल्कुल सहमत हूं कि जो सामाजिक, ये जो जेंडर इनइक्वलिटी जो है, जो असमानता जो है, लैंगिक असमानता, ये एक मूलभूत कारण है जो भी समस्या जो हो रही है। क्योंकि कलंक जो देखा जाता है, वो देखा जाता है लड़की के लिए, नारी के लिए। नारी दोयम दर्जे की है, अगर प्रभाव पड़ेगा तो नारी और नारी के परिवार को पड़ेगा। तो इतना ज्यादा बंधन उनके ऊपर दिया गया है कि जिससे बचने के लिए या तो वो चुप रहेंगी, और जब बिल्कुल पराकाष्ठा हो जाएगी, बार बार उनके साथ अन्याय होता रहेगा, तो एक बार कभी वो आवाज उठाएंगी, क्योंकि अब तो कुछ चारा बचा नहीं, या आत्महत्या करेंगी। तो सबसे ज्यादा जो जागरूकता फैलाने का काम करना चाहिए, परिवार में, अपने घर से स्तर से शुरू करना चाहिए कि इस तरीके की वीडियो या वायरल होने की स्थिति में उसको संभल दिया जाए कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि लड़के की भी फोटो साथ में है, लेकिन लड़के के साथ कलंक नहीं है, कलंक तो केवल लड़की के साथ है कि लड़की ने ऐसा किया है। तो जब तक इस जागरूकता को और असमानता को नहीं मिटाया जाएगा, तब तक ये जो एक इसके ऊपर कवर अप करने की बात जो है, या छुपाने की बात है, जो चलती रहेगी। तो सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है समाज में सभी संस्थाओं को कि ये लैंगिक असमानता को खत्म करें। अगर जी ये नीरज गलत जी। है तो लड़के के लिए भी गलत है और लड़की के लिए भी गलत है। जी नीरज जी। आशीष जी, आपके समापन कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप दें, लेकिन इस पे एक मेरा छोटा सा सवाल भी है, उसका भी आप जवाब दें कि सरकार इस पूरे मामले को या इस तरह के मामले को कैसे रोक सकती है, सरकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए, और आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स दोनों चीजें। देखिए, सरकारों की भूमिका जो है इसमें मोटे तौर पे पुलिस की भूमिका पहले आ जाती है। ये लचर है। आप ये देखिए कि कई राज्यों ने बड़े सख्त, और खास तौर पर जो एक ही पार्टी की जहां सरकारें हैं, उन्होंने बड़े सख्त कानून बना रखे लव जिहाद के खिलाफ। उसमें कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोग उसमें पकड़े गए, और उसके बाद में क्या हुआ, ये चीजें बहुत स्पष्ट नहीं है। ये होते हैं, मामले दर्ज हो जाते हैं, एक हाइप होता है, चर्चा होती बाद में। तो वहां पर वो जो पुलिसिंग है, अगर कोई लड़का गैंग बना के लड़कियों को इस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वो पुलिसिंग कहाँ गई? वो निगाह, कोई ऐसा गिरोह चला रहा, तो गिरोह कहाँ गया? वो नजर में क्यों नहीं आया? तो एक चीज ये है, यहाँ पर इस मामले में
सतर्कता और संवेदनशीलता दोनों होनी चाहिए। तो पुलिस के पास है एक ऐसा फोरम होना चाहिए कि जहां पर वो पीड़ित पहुंचे। ये दूसरा पार्ट है कि जहां पीड़ित पहुंचे तो उसको एश्योरिटी हो कि मेरे परिवार वालों को थोड़ा सा भले कम बता दिया जाए, लेकिन मैं अपनी पूरी बात यहाँ रख दूं तो वहां पर उसको पूरी तरह से इंसाफ मिल जाए। मैं थोड़ा सा सब तरफ से सिक्योर, तो वो एहसास, वो जो अम्ब्रेला है, वो छाता जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के पीड़ितों पर है कहीं ना कहीं। तो वो वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हो जाता है। और वहां पर जाकर के जो है वो लड़की जो है अकेली पड़ जाती है, समाज से बहिष्कृत होने का उसको डर होता है, या आगे शादी नहीं होगी, तो इस तरह की चीजों को झेलती है। तो ये चीजें होनी चाहिए जहां पर सिस्टम जो है वो उसके साथ खड़े होने का एहसास दिलाए, वो सिर्फ स्कोरिंग करने में ना लगे। अक्सर ऐसा होता है कि जो एजेंसीज होती है वो अपना स्कोर बनाती है कि हमने इस कानून के तहत इसको कर लिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने उस समाज को देखा, इस समाज को देखा। ये इससे परे जाकर उसकी संवेदनशीलता में पहले बात करनी चाहिए कि वो जो लड़की है उसको पहले वहां से आजाद किया जाए, इन बंधनों से, इन परेशानियों से, और उसका सिक्योर लाइफ आगे चलती रहे, उस पर कोई डेंट या कोई कीचड़ ना उछले। तो उस पूरी एक पूरा पाथ जो है वो बना के रखना चाहिए। ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि जहां पर ये लड़की को लगे कि मैं सुरक्षित रूप से रहूंगी और सुरक्षित रूप से अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकूंगी। दूसरी बात है कि परिवार उसका उसका नैतिक सपोर्ट करे, और अक्सर देखा जाता है परिवार करता ही है, जब शिकायत होती है तो परिवार। लेकिन इसके पहले की स्थिति वही है कि अच्छा बुरा ये सब देखे, और दूसरा सरकार ये देखे कि वो जो काम कर रही है उसका प्रचार तो है, जो करना वरना है वो तो करती रहे, लेकिन उस संवेदनशीलता से और बहुत गोपनीयता से इन चीजों को देखे। तब जाकर के चीजें होंगी। और कानून अगर बनाया है तो उसका पालन उस तरह से हो कि जिसमें समाज को सुधारने की एक चीजें चले। ऐसा नहीं हो कि आदमी, आप किसी के साथ ऐसा करो कि वो और रिएक्ट करे और कुछ चीजों को करे। तो बहुत एक बैलेंस बना के काम करने की जरूरत है, क्योंकि एक सामाजिक समस्या है और ये सनातन समस्या है, ये नई नहीं है, इसमें जी टेक्नोलॉजी आशीष जोड़ती जी, जाएगी आपने तो बिल्कुल बहुत सही ज्यादा कहा बढ़ावा कि होगा। ये सामाजिक है और सनातन है और खतरनाक भी है। ये रूह कपा देने वाली एक घटना है। ये बात सोच के मन कांप जाता है कि किसी एक व्यक्ति को एक घटना अगर हो जाए तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, लेकिन उन लोगों की क्या हालत होती होगी जिनकी महीनों और सालों एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस बात को लेके समाज को संवेदनशील होने की जरूरत है। हमने अपने दर्शकों के लिए आशीष जी ने पूरे समाज की एक स्थिति आपके सामने रखी, अपर्णा मैडम ने कानूनी पक्ष रखा, नीरज जी ने सामाजिक पक्ष रखा, और राहुल भाई जी ने आपके सामने मनोवैज्ञानिक पक्ष रखा। और हम सब लोग आपका धन्यवाद करते हैं। और आखिरी में अपर्णा मैडम फिर से आ गई तो मैं एक आखिरी सवाल अपर्णा मैडम से पूछूंगा और इसको कंक्लूड करूंगा। अपर्णा मैडम, एक व्यक्ति जिसको हर जगह निराशा, परेशानी, थकान, डर लग रहा है, ऐसे में आपकी तरफ से उसको एक ऐसा क्या हथियार मिल सकता है जिससे वो सामाजिक कुरीति या इस परेशानी में फाइट कर सके? आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। थैंक यू। मैं अकेले मुझे नहीं पता अकेले हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मदद मांगते हैं तो हम लोग जरूर देते हैं। और मेरे जैसे और भी लोग हैं जो वकील की मैं बात कर रही हूँ, जो हेल्प कर सकते हैं कंप्लेंट दर्ज करने में। लेकिन इसके बावजूद मैं जरूर ये बोलूंगी कि अल्टीमेटली जो 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 स्ट्रगल है और वो जो जर्नी है वो लड़की की है। हम लोग उसको हेल्प कर सकते हैं। और इसमें जो एक सोशोलॉजिकल भी है, मेंटल हेल्थ का भी है, सब मिलके आई थिंक वी हैव टू वर्क विथ हर। और ये सही बात है आपका, हम यही बताया कि उनको बार बार समझाना पड़ेगा कि ये तुम्हारी नहीं गलती है, और ये हम कितने सालों से बोलते आ रहे हैं, आज भी इसकी बोलने की बहुत जरूरत है। थैंक यू मैम। आप सब लोगों ने अपना इतना महत्वपूर्ण समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। और अगर कोई एक परेशान व्यक्ति आप लोगों की इस मदद से उसको अच्छा लगेगा या उसको संबल मिलेगा तो ये हमारे शो की सफलता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सब लोगों के लिए, हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार।